मित्रों, कथा बहुत ही सुंदर है। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। रुक्मणी को जब पता लगा उसके पुत्र और पति ने पंकज पांडे जैसे ब्राह्मण को मारकर ब्रह्म हत्या जैसा जघन्य अपराध किया था, रुक्मणी सिंह के पैरों ने उनके शरीर का भार उठाने से मना कर दिया था और वह धम्म से जमीन पर बैठ गई। उनके मुख से निकला, हे भगवान, इस कुल को डूबने से बचा लो। उसी वक्त ठाकुर त्रिलोकीनाथ ने कमरे में प्रवेश किया। अंदर आते ही उन्होंने एक नजर शालिनी पर डाला और अपनी पत्नी रुक्मणी से मुखातिब होते हुए बोले, रुक्मणी, मैंने आपको बोला था कि शालिनी का दरवाजा तब तक बंद होना चाहिए जब तक मैं आदेश ना दूं। अच्छा, बहुत अच्छा। गलती आप करो और सजा मेरी बेटी भुगते, रुक्मणी सिंह गुस्से से बोली, जबकि सामान्यतः वह ठाकुर का जवाब नहीं देती थी। मैं जितना बोलूं उतना ही करिए ठकुराइन, मुझे बहस पसंद नहीं है। ठाकुर क्रोधित होकर रुक्मणी को घूरते हुए बोले, देखो ठाकुर साहब, अब चुप रहने का दिन निकल गया। आज तक आपके सभी अत्याचार को सहती आई हूं, लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है। अत्याचार करते करते आपने इतना बड़ा जुर्म कर दिया कि एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। एक तो ब्राह्मण और दूसरा माँ बाप का इकलौता पुत्र। मेरे खिलाफ गवाही दोगी क्या? ठाकुर त्रिलोकीनाथ कुटिल मुस्कान के साथ बोले। रुक्मणी अभी कुछ बोलती उसके पहले शालिनी सिंह संयमित आवाज के साथ बोली, मैं दूंगी आपके खिलाफ गवाही। मैंने देखा है आप और भैया को पंकज का खून करते हुए। जब मैं तुमको बाहर जाने दूंगा तब तो गवाही दोगी। तुम्हारी वजह से ही पंडित के बेटे की हत्या करनी पड़ी मुझको। मैंने क्या किया था? आपकी झूठी इज्जत और घमंड की वजह से आपने पंकज की हत्या की है। बहुत ही नीच कर्म के राजपूत हैं आप त्रिलोकीनाथ जी। राजपूत तो अपनी जान देकर भी दूसरे इंसान की जान बचाता है। खामोश। मैं अभी तक चुप हूं, इसका तात्पर्य यह नहीं कि तुम्हारी गलती को माफ कर दिया है। आज के बाद तुम्हारा इस कमरे से निकलना बंद। रुक्मणी, आज के बाद इसको खाना पीना सब इस कमरे में दोगी। अगले महीने इसकी मंगनी का रस्म है। ठाकुर ने अपना हाथ शालिनी के गाल पर उठाते हुए रुक कर बोले। ठाकुर ने अपना हाथ शालिनी के गाल तक उठाते हुए रुक कर बोले, मैं कोई पक्षी नहीं ठाकुर, जिसको आप पिंजरे में कैद करोगे। अपरोक्ष रूप से पंकज की हत्या का दोषी मैं भी हूं। शालिनी रोने लगी। त्रिलोकीनाथ ठाकुर गुस्से से कांपने लगे। पूरे इलाके में ठाकुर की धौंस थी। क्या मजाल कोई ठाकुर से जुबान लड़ा सके, लेकिन उनके अपनी बेटी ने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया। ठाकुर पैर पटकते हुए बाहर जाते हुए रुक्मणी से बोले, इसको खाना खिलाने के बाद बाहर से ताला बंद कर देना। रात का अंधेरा गहराने लगा था। घर के सभी सदस्य खाना खाकर सोने चले गए थे। शालिनी अपने बेड पर औंधे लेट कर रो रही थी। कितना शरीफ और होनहार लड़का था पंकज। सलीके से हर किसी से मिलता। हमेशा क्लास में प्रथम आने के बाद भी उसमें घमंड नाम की चीज नहीं थी। ठक ठक ठक, बाहर से किसी ने शालिनी का दरवाजा खटखटाया। शालिनी सिंह जानती थी कि उसकी मां आई होगी। इसके पहले 3 से 4 बार शालिनी की मां ने आकर खाने के लिए पूछा था, परंतु प्रत्येक बार उसने मना कर दिया था। शालिनी बेड पर पड़ी रही। उसको भूख नहीं थी और वह बेवजह अपनी मां से बहस नहीं करना चाहती थी। वह बिना हिले डुले सोई रही। उसकी आंखों से अविरल आंसू बह बह कर तकिए को गीला किए जा रहे थे। शालिनी अपराध बोध से दबी जा रही थी। बाहर से फिर ठक ठक की आवाज हुई। शालिनी ना चाहते हुए भी उठकर दरवाजा खोलने चली गई। बाहर उसकी मां थाली में खाना लिए खड़ी थी। बेटी, खाना खा लो, रुक्मणी सिंह भर्राए आवाज में बोली। मां, मैंने एक बार कह दिया कि भूख नहीं है मुझे,
फिर बार बार तंग करने क्यों आ जाती हो? शालिनी कठोर शब्द में बोली। बेटी, माँ हूं तुम्हारी। यदि बेटी भूखी सोए तो माँ के गले से अन्न का निवाला कैसे उतर सकता है? तेरी वजह से मैं भी सुबह से खाना नहीं खाई हूं। रुक्मणी सिंह रोने लगी। मुझे परवाह नहीं, इस घर के प्रत्येक चीज से नफरत है मुझे। शालिनी बोलकर दोबारा अंदर चली गई। क्या हुआ रुक्मणी? शालिनी खाना नहीं खा रही क्या? ज्यादा आग्रह करने की जरूरत नहीं है। जब प्यार का भूत उतरेगा तो खुद खाना मांग कर खाएगी। ठाकुर की तेज आवाज गूंजी। ठाकुर का व्यंग सुनकर शालिनी के तन बदन में आग लग गई। पिता होकर भी अपनी बेटी को नहीं जानते, फिर दुनिया को क्या दोष दें? गुस्से और मायूसी से शालिनी बिस्तर पर गिर गई और रोने लगी। आंसू मोटी मोटी आंखों से गिरकर गालों को गीला करने लगे। चौधरी साहब, चौधरी साहब! बाहर से रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। देखो रुक्मणी, बाहर कौन आया है? ठाकुर बोले। रुक्मणी बाहर निकलकर देखी और आते ही सीने पर हाथ रखकर बोली, हाय राम, सुमन पांडे आए हैं। कहीं उनको पता तो नहीं चला कि पंकज की हत्या आप लोगों ने किया है? रुक्मणी डर गई थी। माँ, अब तक तो पता नहीं चला होगा, लेकिन तुम बोलकर जरूर बता दोगी। अकल नाम की चीज तो है नहीं तुम में। रुक्मणी के बेटे आलोक सिंह ने व्यंग किया। रुक्मणी अवाक हो गई। जिस बेटे को उन्होंने चलना सिखाया वह उनको तमीज सिखा रहा है। गुस्से को पीते हुए बोली, पहले जाओ और देखो क्या बात कहते हैं। आलोक दरवाजे से बाहर निकला। बाहर पंडित सुमन पांडे खड़े थे। आलोक को देखते ही गिड़गिड़ाते हुए बोले, छोटे ठाकुर, पंकज का पता नहीं चल रहा है। सुबह स्कूल के लिए घर से निकला था, लेकिन जब शाम तक वापस नहीं आया तो मैं खोजने निकला था। स्कूल जाने पर पता चला कि वह स्कूल भी नहीं गया। बच्चों ने बताया कि शालिनी बिटिया भी स्कूल नहीं गई थी। सोचा चलकर पूछ लूं, कहीं उसको पता हो। सुमन पांडे सिसकते हुए बोले, पंडित, शालिनी की तबीयत ठीक नहीं है, वह आराम कर रही है। जाकर पता करो, कहीं और गया होगा। आलोक सिंह ने सुमन पांडे को टरकाने की गरज से बोला। आलोक, पंडित इतनी दूर आए हैं, इनका इकलौता बेटा कहीं गायब है। परेशान है बेचारा पंडित। जाओ और पंकज को ढूंढने में इनकी मदद करो। त्रिलोकी ठाकुर ने दुखी होने वाले अंदाज में बेटे को नसीहत दिया। ठीक है पिताजी। आलोक सिंह पंडित को लेकर चला गया। त्रिलोकीनाथ ठाकुर ने गंदा सा मुंह बनाया, फिर बरामदे की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ गए। रुक्मणी ने ठाकुर से पंडित के बारे में पूछा और उन्होंने बहुत लापरवाही से एक गंदी सी गाली देते हुए कहा, जब पंडित को उस दिन बुलाकर समझाया था तो मेरी बात उसके समझ में नहीं आई। ठाकुरों से पंगा लेने चला था। लेकिन आपने कौन सा अच्छा काम किया है? इंसान छोटी मोटी गलती करते करते यह भूल जाता है कि उससे बड़ी गलती होने वाली है। आपने भी बहुत गलत किया है, अब ईश्वर ही बचा सकता है। बोलते वक्त रुक्मणी के चेहरे पर घोर उदासी थी। ठाकुर त्रिलोकीनाथ पहले पत्नी की ओर देखते रहे, फिर कुछ बोलते बोलते चुप हो गए। बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं आप? रुक्मणी उनको ताड़ते हुए बोली। बोलना क्या है? सोचता हूं कि तुमसे मैंने शादी क्यों किया। बुज़दिल किस्म की महिला हो तुम। कितनी बार शक होता है तुम राजपूत भी हो कि नहीं। राजपूत का कार्य किसी बेगुनाह और गरीब की हत्या नहीं करना होता। रहा सवाल राजपूत होने का, तो सुनिए, आप जैसे जमींदार मेरे पिताजी के घर के बाहर हाजिरी बनाकर जाते हैं। मेरा हाथ मांगने आपके पिताजी मेरे घर आए थे। रुक्मणी घायल शेरनी जैसी दहाड़ी। त्रिलोकीनाथ जानते थे कि रुक्मणी सिंह बात सही बोल रही है, अतः चुप रह गए। आज रुक्मणी किसी चंडी की भांति खड़ी थी। अब उसका धैर्य जवाब दे चुका था। मम्मी,
पंडित का बेटा मर गया तो चिंतित क्यों होती हो? हम भाई और पिताजी तो दसियों दुश्मनों को ठिकाने लगा चुके हैं। कुछ नहीं होता। पंडित कुछ दिन हाथ पांव मारेगा और फिर चुपचाप बैठ जाएगा। पुलिस से लेकर कोर्ट तक अपनी पहुंच है। छोटा बेटा रवि ठाकुर बोला। तुम चुप रहो, अपने पिता जैसा ना समझ हो तुम। ब्रह्म हत्या कितना खतरनाक है तुम्हें खबर नहीं। कुल के कुल समाप्त हो जाते हैं। मेरा दिल बैठा जा रहा है। रुक्मणी हृदय गले से बोली। अच्छा, ये बताओ, शालिनी ने खाना खाया कि नहीं? त्रिलोकीनाथ ने विषय बदलने की कोशिश की। मना कर दिया उसने। मेरी हिम्मत नहीं बची है। अब चाहो तो आप मना कर देख लो। नहीं मानेगी। वह बहुत जिद्दी है मेरे प्रति। उसको नफरत हो गई है। एक दिन नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। पेट की भूख अच्छे अच्छों को सीधा कर देती है। फिर वह कौन सी तुर्रम खां है। लेकिन आपने भी सुबह से खाना नहीं खाया है। कहिए तो खाना फिर से गर्म कर दूं? नहीं, मुझे भी भूख नहीं, त्रिलोकीनाथ बोले और बेडरूम की तरफ चले गए। राधा दरवाजे पर बैठकर पति सुमन पांडे का इंतजार कर रही थी। रात काफी गहरा चुकी थी। जब से पंकज घर नहीं पहुंचा वह बेचैन थी। एक अजीब सी आशंका से वह परेशान थी। पंकज एक आज्ञाकारी बालक था। बिना बताए आज तक कहीं नहीं गया। सामने सुमन पांडे आते दिखाई दिए। राधा दौड़कर उनके पास पहुंची। पंकज का कुछ पता चला क्या? किधर गया मेरा बेटा? ढूंढ रहे हैं। लड़का जवान है, कहीं दोस्तों के संग गया होगा। हो सकता है सुबह तक आ जाए। सुमन पांडे पत्नी से नजर चुराते हुए बोले, लेकिन उनके आंसुओं से भीगी आंख राधा के पार की नजर से नहीं छुप पाए थे। पंकज का किसी से दोस्ती नहीं थी सिवाय किताबों के। कुछ अनर्थ हुआ है मेरे बेटे के साथ। उस दिन ठाकुर ने भी आपको धमकी दिया था। राधा रोते हुए बोली। नहीं, ऐसा नहीं है। ठाकुर उस दिन नाराज होकर बोले थे, परंतु वे असल में ऐसा नहीं करेंगे। मैं आज भी उनके हवेली पर गया था। आलोक बाबू मेरे साथ शाम से पंकज को ढूंढने गए थे। बहुत मेहनत किया बेचारे ने। सुमन पांडे पत्नी को ढांढस बंधाते हुए बोले। मुझे तो शक ठाकुरों पर ही है। मैंने सुना है बड़े ठाकुर ने कई हत्या की है। गांव के लोग दबी जुबान में कहते हैं, परंतु किसी की हिम्मत सामने बोलने की नहीं है। कहीं पंकज को भी उन्होंने। राधा रोते हुए बोली। नहीं राधा, ब्रह्म हत्या जैसा पाप ठाकुर नहीं करेंगे। जिस घर में ठकुराइन और शालिनी बिटिया जैसी देवी हूं, वहां ऐसा नहीं हो सकता। देखना, अपना पंकज सुबह तक लौट आएगा। सुमन पांडे ने पत्नी को तसल्ली दिया। भगवान करे ऐसा ही हो। आपको भूख लगी होगी। सुबह का कुछ खाना बचा है, मैं लेकर आती हूं। राधा खाना लाने के लिए उठी। रहने दो राधा, मुझे भूख नहीं है। पता नहीं पंकज ने कुछ खाया होगा कि नहीं। आने दो, सुबह उसको ऐसी डांट पिलाऊंगा कि नानी याद आ जाएगी। सुमन पांडे बोझिल मन से बोले, जैसे खुद को दिलासा दे रहे हो, जबकि अंदर ही अंदर वे भी डरे हुए थे। दोनों ने खाना नहीं खाया और दरवाजे के पास बैठकर पंकज का इंतजार करने लगे। रात बीतने लगी और दोनों को झपकी आने लगी। माँ, माँ। पंकज की तेज आवाज सुनकर राधा चौंक कर उठ गई। वह उठकर बाहर लपकी, लेकिन बाहर अंधेरे के सिवा उसको कुछ नहीं दिखा। राधा पागलों जैसे पंकज पंकज पुकारने लगी। राधा की आवाज सुनकर सुमन पांडे भी जाग कर बाहर आए। उन्होंने राधा से आवाज लगाने का कारण पूछा तो राधा ने उनको पंकज का माँ माँ पुकारने की बात बताई। सुमन पांडे ने पत्नी को समझाया कि नींद की वजह से उसको पंकज की आवाज सुनाई दिया है। राधा मानने को तैयार नहीं थी। उसने पंकज की स्पष्ट आवाज सुनी थी।
राधा, मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूं। सुमन पांडे ने राधा के कंधों को पकड़ा। राधा सुबकती ही सुमन पांडे के पैरों में गिर गई। सुमन पांडे ने राधा को उठाया और घर के अंदर ले गए। सुनो जी, बाहर पंडित जी आए हैं। हे राम, अब तो उनसे आंख मिलाना भी दूभर हो गया है। मैं तो नहीं जाती, अब आप ही उनसे मिल लाओ। रुक्मणी ने शिकायत के लहजे में ठाकुर त्रिलोकीनाथ से कहा। ठाकुर बिना बोले बाहर की ओर निकल गए। बाहर सुमन पंडित खड़े थे। त्रिलोकीनाथ ठाकुर को देखते ही उन्होंने हाथ जोड़ दिए। ठाकुर साहब, मेरे बेटे का कुछ पता चला? पंडिताइन का रो रो कर बुरा हाल है, कल से कुछ खाया पिया नहीं है। सुमन पंडित भर्राए हुए गले से बोले। ठाकुर ने एक नजर पंडित पर डाली, फिर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नहीं पंडित जी, अभी कुछ पता नहीं चला। हम तलाश कर रहे हैं। जैसे ही पता चलेगा आपको खबर कर देंगे। और हाँ, बार बार इधर आने की जरूरत नहीं है। सुमन पंडित ने कुछ नहीं कहा और मायूस कदमों से वापस मुड़ने लगे। पता नहीं क्यों उनका अंतर्मन कह रहा था कि ठाकुर उनसे कुछ छुपा रहे हैं। उन्होंने मुड़कर हवेली की ओर देखा। ठाकुर अपलक उनको निहार रहे थे। एक बात उनको हैरान कर रही थी। वह बात थी ठाकुर की बेटी और उनके पुत्र पंकज की क्लासमेट शालिनी उनको कहीं नजर नहीं आ रही थी। हाँ, खिड़की से उन्होंने एक महिला को झांकते हुए देखा और शायद वह महिला ठाकुर की पत्नी रुक्मणी सिंह थी। पंडित बोझिल कदमों से घर की ओर चल दिए। शालिनी सिंह लगातार चिल्लाए जा रही थी, जैसे उसको हिस्टीरिया का दौरा पड़ा हो। दरवाजा खोलो, मुझे इस घर में नहीं रहना। उसके रूम का दरवाजा बाहर से बंद था। रुक्मणी सिंह बाहर से उसको दिलासा दिला रही थी। रुक्मणी, ये लड़की प्यार में पागल हो गई है, इसको समझा दो वरना अच्छा नहीं होगा। ठाकुर गुस्से में बोले। क्या करोगे मेरा? मुझे भी पंकज की तरह मार डालोगे? तो मार दो मुझे, शर्म आती है ऐसे इंसान पर। आथू, शालिनी ने हिक्कारत से जमीन पर थूकते हुए कहा। कोई और होता तो अभी तक ठाकुर के गुस्से का शिकार हो जाता, परंतु उन्होंने शालिनी को कुछ नहीं कहा और सिर हिलाते हुए अपने रूम की ओर बढ़ गए। उनके पीछे पीछे उनका पुत्र आलोक सिंह भी था। रूम में पहुंचकर ठाकुर आराम कुर्सी पर बैठ गए और हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। साथ के साथ वे कुर्सी को आगे पीछे हिलाए जा रहे थे, जैसे किसी मुद्दे पर गंभीरता से सोच रहे थे। आलोक सिंह कुछ देर उन्हें देखते रहा, फिर बोला, पापा, पंडित आज फिर आया था। हाँ, आज मैंने उसको बोल दिया अब इधर मत आना। जब पंकज की खबर लगेगी उसको बता देंगे। ठाकुर आलोक की तरफ देखे बिना बोले, कहीं उसने पुलिस को इत्तला कर दिया तो? आलोक आशंकित नजरों से ठाकुर की ओर देखते हुए बोला, बेवकूफों जैसी बात मत करो। इस इलाके में ठाकुर पर कोई पुलिस वाला हाथ नहीं डालेगा। खतरा तो शालिनी का है, कहीं उसने मुंह खोल दिया तो फंसना तय है। ठाकुर की आवाज में मायूसी झलक रही थी। मैंने तो तभी कहा था पापा कि लगे हाथ शालिनी को भी निपटा देते हैं। ना रहता बांस, ना बजती बांसुरी। तड़ा ठाकुर ने एक जोरदार थप्पड़ आलोक सिंह के गाल पर रसीद कर दिया। खबरदार, शालिनी के बारे में ऐसी बात किया तो जान बसती है शालिनी में मेरी। ठाकुर की आंखों से अंगारे निकलने लगे थे। आलोक सिंह अपना गाल सहलाता हुआ दरवाजे से बाहर जाने लगा। तमाचे की जोरदार आवाज सुनकर उसी समय रुक्मणी ने ठाकुर के कमरे में प्रवेश किया। रात गहराने लगी थी। ठाकुर की हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। लग रहा था कि सभी सो रहे हैं, परंतु असलियत में किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। मित्रों, कथा का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे की कथा के लिए कमेंट में
जरूर लिखिएगा और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।